हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रामरोज शर्मा यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स का पार्ट है आपके जेईई मेंस के एग्जाम में, उसमें दो सबसे बड़े यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, एक सबसे पहला है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको पता है ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए जितने भी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन हुए जेईई के, तो मैकेनिक्स से 8 क्वेश्चन अंदाजन बनते हैं 30 में से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स इन दो टॉपिक में किसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपका फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं और फिजिक्स का स्कोर बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को कंपेयर मारते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर है जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं, यानी कि जिन पर अपन ज्यादा ना भी फोकस करें तो भी हमारा स्कोर एक अच्छा रहे। तो सबसे पहले अपन बहुत बेसिक सा पहले तो पता लगाते हैं कि इन यूनिट्स के अंदर चैप्टर कौन कौन से आते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो इसमें हमारा वन डायमेंशनल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर, वर्क पावर एनर्जी, रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, न्यूटन लॉज और फ्रिक्शन, ये सारा आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये हमारा मतलब ऑलमोस्ट 12th का ही पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा ग्रेविटेशन आ जाएगा जो कि 11th का चैप्टर है, पर जेईई के लिए वो क्या ही फर्क पड़ता है, 11th 12th क्या एक ही बात है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी और ईएमआई। ठीक है, तो अपन को पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि उस यूनिट के अंदर इंक्लूड होते हैं। आपको ये भी पता चल चुका है कि हमारा मैकेनिक्स से 8 क्वेश्चन बनते हैं अंदाजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो चैप्टर तो अपन को पता चल गया है। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। यार देखो, मैंने भी जेईई दिया है, आप लोग भी जेईई दे रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हो, आपके बड़े भाई बहनों ने भी जेईई दिया होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी एक टाइम पे जेईई दिया हो। बट अगर मैं लेटेस्ट पास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस देखूं या फिर अपन लास्ट ईयर का भी देखें, तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल होता है जेईई मेंस के एग्जाम में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और अगर आप पुराने कोई भी पीवाईक्यूज करेंगे जेईई के, तो वहां पर आप पाएंगे कि जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े टफ होते हैं। उनकी अप्रोच, कॉन्सेप्ट और जो एल्गोरिदम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर हम लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो मैकेनिक्स होता है वो हार्डर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बच्चे प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अगर ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो हर बच्चा चाहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करूं। इसका पहला कारण तो ये है कि कोई भी बच्चा अगर जेईई दे रहा होता है तो वो 12th पास होता है या फिर हमारा जो है ड्रॉपर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेटेस्ट यूनिट होता है जो कि उसने बहुत अच्छे से कवर अप करा होता है। और अपन लोग जेईई वाले जो होते हैं इतना तो ध्यान रखते हैं कि 12th आ गई है तो बोर्ड के लिए भी हम इस वाली यूनिट को थोड़ा अच्छे से कवर अप करते हैं। और इस वाली यूनिट में एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो एनसीईआरटी से भी इसका काफी ज्यादा वेटेज बनता है, स्पेशली मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, थ्योरेटिकल में। ठीक है ना, और जो हमारा मैकेनिक्स होता है उसमें एनसीईआरटी हेल्पफुल तो रहता है आपका कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन में, बट उससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन होता है उसमें मतलब आप अगर देखेंगे तो हार्ड लेवल होता है और उसमें कंसेप्ट ज्यादातर यूज करे जाते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इसमें हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मतलब 12th के लिए आपने बोर्ड से भी अच्छे लेवल का करा है ना, तो आप इन 9 में से ना करते भी 5-4 क्वेश्चन आप निपटा दोगे सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर भी, अगर आप अच्छे से करे हो बोर्ड के लिए सिर्फ, तब भी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप लोग फिलहाल अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली यूनिट पर ज्यादा फोकस करिए, उसके कंसेप्ट पर ज्यादा पकड़ बनाइए एज कंपेयर टू मैकेनिक्स। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर हमारा तो मैकेनिक्स 11th से स्ट्रांग है, तो अपन क्या करें, हमारा तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो उनके लिए भी एक मेरी पर्सनल राय ये रहेगी, अच्छी बात है आपका स्ट्रांग है मैकेनिक्स, पर मैकेनिक्स जो है एक ट्रस्टेबल
यूनिट नहीं है, मतलब आप उसको भरोसा नहीं करके जा सकते। जैसे मैं जब जेई देने गया था तो मुझे अपनी 12th पर ज्यादा भरोसा था एज कंपेयर टू माई 11th, और वही हुआ मेरे एग्जामिनेशन में। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट ही मेरे वहां पर काम आई एज कंपेयर टू 11th की मैकेनिक्स, चाहे आप उसको जितना मर्जी पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है कि आप लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब ड्रॉपर नहीं हो, पहली बार पेपर दे रहे हो, तो मेरी मानो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले यूनिट को प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा दीजिए, उसको अपने हाथ से मत निकलने दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन उसके आपकी अपनी रीच से ही आ जाते हैं, जो आप पढ़ते हो उसी लेवल से आपके निबट सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो उसको, तो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइमिंग की, यानी कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन जनरली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप लोग कभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आपने नोटिस करा होगा कि मैकेनिक्स के टॉपिक जो है, सॉरी क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज टाइम लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लाइक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट के अगर न्यूमेरिकल्स की भी बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं, जनरली इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसमें वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके, स्केलर क्वांटिटी वाले, तो उसमें आपको ज्यादा घबराने वाली बात होती नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आप इजीली एवरेज ऑन एन एवरेज टाइम पर आप इनके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स, क्योंकि आप पेपर में बैठ रहे हो, आपके पास मात्र 3 घंटे हैं, उसमें भी आप टाइम मैनेजमेंट करके आओ कि फिजिक्स को 40 देने, केमिस्ट्री को 40, मैथ्स को 40, बचे हुए में जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर वो करने हैं। तो भाई इतना सा टाइम दे रहे हो तो उसमें आप उस चैप्टर के लिए जाओ जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करी जाए कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें स्किप करा जा सकता है, तो अगर आप चाह रहे हो, वैसे मेरी मानो तो ना करो, थोड़ा थोड़ा रेड आउट करके जाइए हर टॉपिक को, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, हो सकता है कि जैसे एक चैप्टर आप पढ़ के गए, उसी का क्वेश्चन आ गया इजी वाला, और आप कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांगली करके गए, उसका टफ से टफ क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप थॉरोली पढ़ लो, ठीक है ना। बट अगर फिर भी इनकेस आप स्किप करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, मैं कोर में जाना चाहता हूं, मतलब जो मेरे टॉपिक है उनके भरोसे जाना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को स्किप कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी स्किप कर सकते हो, सर्कुलर मोशन कर सकते हो, और मतलब ये 3 मेनली चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली यूनिट की बात करें तो ईएमआई वाला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कैपेसिटर को भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप किसको स्किप करना चाहते हो सकता है कुछ बच्चे कहे मेरा कैपेसिटर अच्छा है सर, छोटा सा टॉपिक है, अच्छा है कर लूंगा मैं, तो कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन पर, ठीक है ना। हाँ सॉरी, ये क्या है, बेस पर। तो जो ये होता है मैकेनिक्स वाला यूनिट, ये आपका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट का यूज़ करता है जेईई मेंस के क्वेश्चंस में, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला होता है ये एनसीईआरटी बेस होती है। ये मैं हालांकि शुरू में आपको एक पॉइंट बता चुका था, तो इसको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चन करो उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटीली आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये जो 2 फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है, मैंने आपको बताया कि इन दोनों यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, किसकी क्वेश्चंस की वेटेज कितनी रहती है। तो आई होप सो आप एक पॉइंट और रह गया गाइस, ये था कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मान लो आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स के लिए, या जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें 75% अपना टाइम प्रैक्टिस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दीजिए, और 25 to 30% आप मैकेनिक्स को दीजिए। यानी कि जितना भी आप टाइम पढ़ रहे हो या जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें 3/4 टाइम या क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दीजिए और 1/4 हिस्सा मैकेनिक्स को। ऐसा क्यों, उसका मैं बहुत अच्छे से आपको वास्ट एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा हेल्पफुल यूनिट रहेगा एज कंपेयर टू हमारा मैकेनिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आया या वीडियो में आपको कुछ भी पोर्शन में ऐसे रहा हो कि ये हेल्प और ले लेनी चाहिए भैया से, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।